हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 के हिस्ट्री। 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लीजिएगा। 6 का आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको 7 का आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए स्टार्ट किया जा रहा है। चैप्टर 1 नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम ज्योग्राफी भी करेंगे एक दिन में दो क्लासेस। बट अपना सपोर्ट बनाए रखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो सो दैट मोटिवेशन बना रहे। आज का ये जो चैप्टर है ना, अगर देखा जाए तो लेंदी तो है, बट ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। कुछ कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। सिर्फ 2 पेज में आपका पूरा नोट्स तैयार हो जाएगा, सिर्फ वही आपको नोट करना है। आपको दिक्कत भी आ सकती है क्योंकि पहली बार आप पढ़ने जाओगे तो समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से नोट्स बनाएं। तो अगर आप चाहें तो आप मेरा खुद का नोट्स भी ले सकते हो, आप सभी के लिए ही बनाया गया है और इसीलिए प्राइस इसकी बहुत कम रखी गई है, ठीक है। और कल के और आज के सारे क्वेश्चंस हम टेलीग्राम पे डिस्कस करने वाले हैं, तो टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जिसका फायदा एग्जाम में होगा, ठीक है। सारी डिटेल्स कमेंट सेक्शन में है। देखिए, चैप्टर का नाम है कि प्रारंभिक कथन, हजारों वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। मतलब जो भी चेंजेस हुए हैं उसके बारे में देखा जाएगा। सबसे पहले तो हम मानचित्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आप सभी के सामने एक मानचित्र है, ये देखिए, ये 12वीं सदी का है। भूगोलवेत्ता जो अल इद्रिसी हैं उनका बनाया हुआ है, ठीक है। और ये जो दूसरा मानचित्र है, ये आप इसको ध्यान से देखिए, ये 18वीं शताब्दी का है के प्रारंभ में, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें आपको बस याद करनी है। इस मानचित्र का हमारे लिए अभी कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ कुछ फैक्ट्स ध्यान रखना है। देखो, एनसीईआरटी पढ़ने से ज्यादा आपको ये समझना होगा कि क्या चीजें आपके काम की हैं, सब कुछ नहीं पढ़ना है। तो अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 में बनाया। तो आपको इनका समय याद रखना है, 1154 में बनाया था। और ये कौन थे? तो ये भूगोलवेत्ता थे, अरब भूगोलवेत्ता, याद रखिएगा, अरब भूगोलवेत्ता। क्वेश्चन यहाँ पे ये कर सकता है कि अल इद्रिसी कहाँ के हैं, क्या फारसी के हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। ध्यान दीजिएगा, कुछ भी नाम, श्रीलंका हो, कोई भी नाम दे सकता है। आपको ध्यान रखना है कि ये अरब के हैं, अरब भूगोलवेत्ता हैं, 1154 में बनाया है, ठीक है। बस इतना ही, आपको इतना ध्यान रखना है। दूसरा मानचित्र जो मैंने आपको दिखाया था, बस आपको नाम याद रखना है, क्योंकि ये देखिए, ये अरब और ये दूसरा आ गया फ्रांसीसी मानचित्रकार। तो इस तरीके से जो है कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है एग्जाम में। मान लो अरब की जगह पे फ्रांसीसी लिख दे और बोले कि क्या ये अल इद्रिसी का सही है फ्रांसीसी के साथ, तो गलत होगा क्योंकि ये अरब के हैं। दूसरा फ्रांसीसी मानचित्रकार, इनका समय याद रखिएगा, 1720 में बनाए थे, ठीक है। और अभी आगे जाके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दोनों नक्शे एक ही इलाके में हैं, मगर उनमें काफी अंतर है। अल इद्रिसी के नक्शे में, ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछेगा। देखिए, जो ये मैप है, ठीक है, और दूसरा ये मैप है, इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और वही क्वेश्चन में पूछेगा कि इसमें क्या डिफरेंस था, ठीक है। तो यहां पर देखिए, काफी अंतर है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। सारी लाइन ऐसे की ऐसी ही छपी हुई है, तो आपको ये पूरी लाइन याद रखनी है कि क्या डिफरेंस है। तो इसके नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह पे है जहां हम आज अपने उत्तर भारत को ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम में अरबी दिए गए हैं, उसमें से कुछ जाने जो है पहचाने नाम भी हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश। तो ये 2 लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, और याद रखिएगा, मानचित्रकार जिसे हम कार्टोग्राफर बोलते हैं, ये किसे कहते हैं? तो जो व्यक्ति मानचित्र और नक्शे बनाता है। क्वेश्चन पूछा है, कार्टोग्राफर किसे कहते हैं? मानचित्रकार। तो जो व्यक्ति मानचित्र नक्शे बनाता है, जैसे कि अल इद्रिसी हो गया, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद से आपका दूसरा स्टार्ट होता है, ये दूसरा महाद्वीप। तो ये मानचित्र बनने में लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी सूचनाएं, इंफॉर्मेशन अदल बदल किया गया है। और आपको ये ज़्यादा, वैसे तो यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, इसलिए आप इसको स्किप कर देना, अदरवाइज बहुत सारे लोग लिखने लगते हैं। मेन जो टर्मिनोलॉजी, देखो आपको याद क्या करना है। कोई फैक्ट जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कोई टर्मिनोलॉजी आ गया, इसमें आपको समकालीन ज़्यादा पूछेगा कि कौन किसके समकालीन था। सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, तो आपको इसको हटा देना है, ठीक है। अगेन ये आपके किसी काम का नहीं है। चलिए, जो इंपॉर्टेंट है वही, अब ये आ गया आपका टर्मिनोलॉजी। यहां पे आपका बहुत सारी चीजें, एक तो पूछता है कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बिनाहे सिराज। इतनी बार क्वेश्चन पूछा है, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो बहुत सारी चीजें चेंज हो रही थी। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह के भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं समय समय के साथ बदली हैं, जैसे कि मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है, ठीक है, व्याकरण में, शब्द भंडार में।
जो है तो इसमें ये भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में नहीं आई है, बल्कि शब्दों के अर्थ भी बदले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने अभी आपको बोला कि ये सब लिखने वाली चीजें नहीं है। जो आपके लिए काम की है वो है ये हिंदुस्तान शब्द। क्योंकि देखो, आज हम इसे आधुनिक राज्य अपना हम भारत, उसके हिंदुस्तान में बोलूंगी तो आप क्या समझोगे? क्या हमारे भारत की बात हो रही है? यही ना। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनाहे सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार के क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। ठीक है, ये पूरी लाइन एक मिनाहे सिराज से रिलेटेड है। और यहां से देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। सबसे पहले तो ये पूछेगा कि ये इनका समय क्या है, तो ये 13वीं सदी के हैं मिनाहे सिराज। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्रोनोलॉजी में आपसे पूछेगा 13वीं का कौन है, 12वीं का कौन है, 14वीं का कौन है, 15वीं का कौन है। तो मिनाहे सिराज है, उसका समय काल है 13वीं। कौन है ये? फारसी का इतिहासकार है। सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया है? इसी ने किया है। इसने क्या बताया है? तो इसने ये बताया हिंदुस्तान शब्द का मतलब क्या है? पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना का बीच का इलाका। ठीक है, तो ये आपसे पूरी की पूरी लाइन पूछी जाएगी एग्जाम में, तो इसलिए इसके सारे फैक्ट आपको याद रखना है। यहां तक मैंने आपको बता दिया। दूसरा आता है अमीर खुसरो। देखिए, यहां तक तो मैंने आपको बता ही दिया। उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। और यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था। तो देखा आपने, मिनाही सिराज था 13वीं का और ये था आपका 14वीं। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये सारे जो फैक्ट्स दिए गए हैं, 13वीं सदी, ये कब किस समय हुए थे, इनका समकालीन कौन है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो अमीर खुसरो आपका हो गया 14वीं सदी का। ठीक है, और इस हिंद के ही कुछ कुछ समान था जो इसने शब्द यूज किया है। मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहीं हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे, जो कि हम आज जोड़ते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी यहां से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्द का प्रयोग किया गया है। बहुत ही सावधानी, यहाँ पे लिखा है कि किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। ये लाइन पूछी हुई है क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। तो आज अगर आप कोई भी शब्द यूज कर रहे हो तो बहुत ही केयरफुल होके करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो हम शब्द का मतलब निकालते हैं और पहले के समय का दोनों ही अलग था। जैसे कि अभी मैं आपको बोलूं विदेशी, तो आप तुरंत सोचोगे अच्छा विदेश से आया होगा। ठीक है, विदेशी जैसा सादा शब्द लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है कि जो भारतीय ना हो, विदेशी का मतलब। बट मध्य युग में इसको कैसे मानते थे? मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति, मतलब आप मेरे गांव में आओगे ना तो आप मेरे लिए विदेशी हो जाओगे। ऐसा पहले था। जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो उसको कहते थे विदेशी। तो विदेशी का मतलब ये नहीं कि जो भारतीय ना हो, मतलब जो अनजाना हो, पहले हम ऐसे बोलते थे। ठीक है, इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। ठीक है, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। तो आपने देखा कि पहले विदेशी का मतलब क्या था और आज विदेशी का मतलब क्या है। क्वेश्चंस भी लेकर आई हूं, आप उसे करोगे समझ में आएगा एक एक पॉइंट्स जो मैं आपको यहां पर बता रही हूं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतिहासकार और उनके स्रोत क्या हैं। देखिए, इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं, उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोत का सहारा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल गुप्त वंश के शासक हर्षवर्धन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो अब आपको 7th की हिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि हम ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं 1000 वर्ष तक का, मतलब 700 से लेके 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्ष के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब जो हमारा स्टार्ट हो रहा है 7th में, वो हजार वर्षों में क्या क्या चीजें हुई हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोत का प्रयोग करते हैं उसमें बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए अभी भी सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य, लिखित सामग्री इस पर डिपेंड है, पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। वैसे आप इसको लिखना मत, क्योंकि लिखने वाला नहीं है। ठीक है, जो होगा वो मैं आपको बता दूंगी, ये भी किसी काम का नहीं है।
ये इंपॉर्टेंट है। अभिलेखागार पूछा जाता है कि क्या है, तो ये ऐसा स्थान होता है जहां पर दस्तावेज और पांडुलिपियों को रखा जाता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहां पे अपने पुराने जो भी अभिलेख हैं, लेन देन का जो ब्यौरा है, वो सब कुछ अभिलेखागार में रखते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और वही ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। देखिए कि कागज सस्ता हो गया था, बड़े बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा था, लोग इसका यूज करने लगे थे लिखने के लिए। ठीक है, और इनको अभिलेखागार में लोग रखने लगते, जो भी उनकी पांडुलिपियां होती थी उसको अभिलेखागार में रखने लगे थे। तो इस तरीके से इतिहासकारों को ना बहुत सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिली है, मगर साथ ही इनका उपयोग भी कठिन है। अभी हम देखेंगे क्यों। क्योंकि देखो, पहले क्या होता था, ऐसा छापाखाना होता नहीं था, लोगों को खुद से लिखना होता था। मान लो आपकी कॉपी में आपने कोई चीज लिखी है, मुझे उसको उतारना है, तो मैं क्या करूंगी, इसका नकल करूंगी। नकल तो किया होगा आपने कभी, और बहुत सारी चीजें मुझे इसमें समझ में नहीं आएगी, तो मैं क्या करूंगी, अपने मन से इसका कुछ अलग ही मतलब इसमें लिख दूंगी। ठीक है, मतलब जो मुझे समझ में आया। तो वहां पर इसमें यही बोला जा रहा है कि उस दिन छापे खाने तो नहीं थे, इसलिए लिपिक या फिर नकल विस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रकृति जो है वो बनाते थे। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नकलविस क्या होते हैं, हम उनको लिपिक बोलते हैं। ठीक है, ये नकलविस टर्म्स याद रखना है। वही है कि नकल उतारा होगा तो आप जानते होंगे, सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है वही लिखा है। मेन चीज क्या पूछेगा कि ये लिपिक कौन होते हैं, नकलविस, जो कि हाथ से ही पांडुलिपि की प्रतिकृति बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये आदमी किस तरीके से इसमें से उतार रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मिनिएचर, लघु चित्र आपसे पूछ सकता है। तो देखो, लघु चित्र इस बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका कितना आकार है, जो कि अभी तक पूछा नहीं हुआ है। रीजन पूछता है कि हम इसे क्यों लघु चित्र कहते हैं, तो इस छोटे आकार के कारण हम इसको मिनिएचर कहते हैं। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है। ये भी आप नंबर याद रख सकते हो, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपको वैसे हमें नहीं समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है, अलग ही अलग है एकदम से। जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने जा रही हूं। ये, और ये यूपीएससी के प्री में पूछा गया है। सोचिए, इस एनसीईआरटी से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एक नस्तलिक लिपि क्या होती है और दूसरा पूछेगा सिक्स्थ लिपि क्या होती है। बस इतना ध्यान रखो, जो बाईं ओर से, और अकबर के समय में नस्तलिक लिपि का ही यूज होता था। क्वेश्चन भी लेकर आई हूं मैं कि वो बाईं ओर से लिखवाते थे। तो नस्तलिक लिपि जो है वो बाईं ओर से लिखी जाती है, और जो सिक्स्थ लिपि है वो दाईं ओर से। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्लीज भूलना मत, नस्तलिक लिपि और सिक्स्थ लिपि। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि ये नकल किया, फिर दूसरे में से दूसरे में उतारा, तो बहुत सारे अंतर आ जाते हैं। ठीक है, छोटे मोटे फेर बदल तो होते ही रहते हैं, अर्थ भी बदलता जाता है। वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसमें से कुछ भी आपके काम का नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है। मेन क्या है वो ये है, जियादुन बरनी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने खुद का जो वृतांत होता था ना, उसमें भी ये मॉडिफिकेशन करते थे। अब समकालीन आपसे पूछेगा, जियादुन बरनी का समकालीन कौन है, आप मुझे बताओ। 14वीं शताब्दी में और कौन था, अमीर खुसरो था। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अमीर खुसरो, और उसके सामने लिख देगा जियादुन बरनी और भी बहुत सारे नाम ऑप्शंस में, और पूछेगा कि इसका कौन समकालीन था। तो आपको याद रखना है, 14वीं शताब्दी में जियादुन बरनी, अमीर खुसरो भी 14वीं में ही था। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समकालीन है। अगर आपको भूल गया हो तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये देखिए, 14वीं सदी। ठीक है, तो समकालीन वाले ना हिस्ट्री में बहुत पूछे जाएंगे। तो पढ़ना कैसे है, याद कैसे करना है, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जियादुन बरनी जो था, उसने क्या किया, अपना वृतांत याद रखिएगा, पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृतांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। तो याद रखना है इसका समय क्या था। ठीक है, तो बस ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट। ये आपका नया टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसमें हम, और वैसे इतना कुछ इसमें है भी नहीं, जो जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है, कि क्या क्या चीजें होती थी। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर करते हैं, तभी जाकर जो मैंने इतने टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं, ये सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। पहला ही क्वेश्चन है, 2021 का है, सीटेट ने पूछा था कि कौन सा इसमें से अल इद्रिसी और उसके द्वारा बनाए गए मानचित्र के संदर्भ में सही है।
देखिए बहुत ध्यान से आपने पढ़ा होगा तो आपको पहले ही मैंने बताया था कि अल इद्रीसी अरब का था, तो अरब भूगोलविद्ता था। और यही एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए पूछा था कि क्या वो फारसी भूगोलविद्ता था, नहीं, गलत। ठीक है, जगहों के नाम अरबी में चिन्हित हैं, श्रीलंका ऊपर की ओर, उत्तर भारत नीचे की ओर दिखाई पड़ता है, जी हाँ, तो सिर्फ ये दोनों सही हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हमने पढ़ा और क्वेश्चन आंसर करने से सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए, तो ये आपका हो गया बी एंड सी। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका 2021 में ही पूछा है, एक चैप्टर से पूछा है। पहला लिखा है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिनाहे सिराज ने किया था, जिसमें उत्तर भारत के भागों का समावेश था किंतु उत्तर पूर्व भारत का समावेश नहीं था। जी हाँ, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहास के शिक्षण शास्त्रियों को बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। विदेशी का एग्जाम्पल समझाया है मैंने आपको। ठीक है, दोनों के दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी एकदम सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 2021 का ही पूछा हुआ है और स्टेटमेंट बेस्ड है। हिंदुस्तान शब्द का अर्थ समय के साथ विकसित होता गया। पहले हिंदुस्तान का मतलब कुछ और था, राजनीतिक से नहीं जुड़ा था, आज है। ठीक है, 13वीं शताब्दी में इसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल और संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। दोनों की दोनों बातें एकदम सही हैं, पूरी लाइन छपी हुई है किताब से। ठीक है, चलिए आपको काफ़ी अच्छा भी लग रहा होगा अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो। 2021 में ही पूछा हुआ है और ये मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि लघु चित्रकला, मिनिएचर ये हम पढ़ने वाले हैं आगे डिटेल में। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आखिर में जो प्राचीनतम लघु चित्रकला था वो बनाया किस पे जाता था, ताड़पत्र पे, कागज पे, लकड़ी की तख्ती पे। इस चैप्टर में हमने नहीं पढ़ा है, आगे हम पढ़ेंगे। एडवांस मैंने आपको पढ़ा दिया, पात्र पे नहीं, तो आंसर बी सी डी। ठीक है, सब एसएसटी का ही क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको पढ़ा रही थी ना नस्तलिक लिपि, सिक्स्थ लिपि, तो यही था कि नस्तलिक लिपि जो है किस भाषा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वो है फारसी। वैसे ये क्वेश्चन आपके में पूछेगा नहीं, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर लेकर चली आई हूँ, तो ये थोड़ा सा हायर लेवल का हो जाता है, फिर भी आप ध्यान रखना। ठीक है, अगला जो है ये रीड का लेकर आई हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो टीजीटी की तैयारी करेंगे, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए सोचिए। रीड में हर जगह पूछा है, अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी, और वो थी नस्तलिक लिपि। ठीक है, तो कई बार लोग ना पहली बार नाम सुनते हैं, अरे ये नस्तलिक होता क्या है, एक लिपि है, बाईं ओर से लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको आज की क्लास कैसी लगी? आज तो अभी हमारी शुरुआत है, बहुत जल्दी हम क्लास 7 की हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैं सोच रही हूँ हिस्ट्री एक बार पूरा कंप्लीट ही करा दें, फिर ज्योग्राफी का भी एक रिदम बना होता है कि अच्छा हिस्ट्री में ये हुआ, कब कौन सी घटना हुई, तो ज़्यादा इंटरेस्ट भी आता है। ठीक है, ये कैसा है आप मुझे बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में तो बहुत कंजूसी करते हो, एटलीस्ट आज 500 लाइक्स का टारगेट कर दो। टेलीग्राम पे ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो अगर आपने टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया है तो फिर आपको आगे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हम वहीं पे करेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस। ठीक है, नोट्स के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, नोट्स आपके पास होगा तो बर्डन कम होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।